अध्याय में हम कक्षा 11वीं के ज्योग्राफी का अध्याय 3 अपवाह तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। अपवाह तंत्र क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। अपवाह तंत्र निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रही जल प्रवाह के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। जो वाहिकाएं होती हैं, वाहिकाएं अर्थात नदियों के द्वारा जो जल का प्रवाह होता है उसे अपवाह कहा जाता है। और जो नदियों का ये जाल बन जाता है, जिस जाल के द्वारा नदियां पानी को या जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा करती हैं या बहाकर ले जाती हैं, इसे कहा जाएगा अपवाह तंत्र। आगे है अपवाह किसे कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह तंत्र कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह तंत्र कहते हैं। निश्चित वाहिकाएं अर्थात नदियों के द्वारा जो जल का प्रवाह होता है, जल का प्रवाह मतलब जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो इसे अपवाह कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है। जल ग्रहण क्षेत्र एक नदी विशेष क्षेत्र से अपना जल बहाकर ले जाती है। एक नदी विशेष क्षेत्र से अपना जल बहाकर ले जाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। यानी एक नदी एक क्षेत्र से अपना जल बहाकर ले जाती है और किसी और स्थान पर जाकर इकट्ठा करती है, तो उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाएगा, जहां पर वो जल अपना इकट्ठा करेगी। उसके बाद है अपवाह द्रोणी। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक नदी होती है और उसकी सहायक नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो जल को अपवाहित करती हैं, यानी जल को एक स्थान पर दूसरे स्थान से ले जाती हैं, अपवाह करती हैं जल का, इसी को कहा जाएगा अपवाह द्रोणी। एक नदी और उसकी सहायक नदी के द्वारा किया जाता है। एक नदी में जो नदी आकर मिलती हैं, उस नदी को उसकी सहायक नदियां भी कहा जाता है। आगे देखते हैं जल संभर। अब देखिए जल संभर क्या है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहा जाता है। एक अपवाह द्रोणी अर्थात यानी एक नदी और दूसरी नदी के बीच में जो अलग होती हैं, एक द्रोणी और दूसरी द्रोणी एक दूसरे को जो अलग करने वाली एक सीमा होती है, उसी सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहा जाएगा। अब देखिए भारतीय अपवाह तंत्र, जो भारत का अपवाह तंत्र है उसे दो भागों में बांटा गया है। एक है अरब सागर का अपवाह तंत्र और एक है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला अरब सागर का अपवाह तंत्र, देखिए ये क्या है। अरब सागर का अपवाह तंत्र का अर्थ है बहुत सारी नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, वो अरब सागर का अपवाह तंत्र हो गया। और कुछ नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, उन्हें कहा जाएगा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अब देखिए जल संभर क्षेत्र के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को तीन भागों में बांटा गया है। जल संभर के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। यानी पहली अपवाह द्रोणी क्षेत्र में जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है इनका अपवाह क्षेत्र, जहाँ तक ये जल बहा कर ले जाती है। और इसमें 14 नदी द्रोणी शामिल है। अब 14 नदी द्रोणी में कौन कौन सी है, जैसे गंगा, कृष्णा, तापी आदि। अब उसके बाद हम देखते हैं मध्यम नदी द्रोणी। मध्यम नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है। 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है इनका जो अपवाह क्षेत्र है, वो 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें 44 नदी द्रोणी हैं। 44 नदी द्रोणी हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना और आदि। उसके बाद है तीसरा लघु नदी द्रोणी। ये सबसे छोटा अपवाह क्षेत्र होता है लघु नदी द्रोणी, जिनका क्षेत्र सिर्फ 20 नहीं सिर्फ 2000 वर्ग किलोमीटर से भी कम है। 2000 वर्ग किलोमीटर से भी इनका क्षेत्र जो है वो कम है। इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियां शामिल हैं। यानी इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सारी नदियां शामिल हैं। अब देखते हैं आगे जो नदियां हैं, नदियों का उद्गम स्रोत क्या होता है। जो नदियां हैं उनका उद्गम स्रोत क्या है। नदियों का उद्गम स्रोत है हिमालय पर्वत। जो नदियां हैं उनका उद्गम स्रोत है हिमालय पर्वत। अब हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र की विशेषताएं, यानी सिंधु नदी द्रोणी जो है उसकी विशेषताएं क्या है। यह विश्व के सबसे बड़े द्रोणियों में से एक है। जो सिंधु नदी तंत्र है, विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है।
इसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। जो इसका क्षेत्रफल है वो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। यानी भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है और पूरे विश्व में है 2,880 किलोमीटर। तिब्बत में इसे सिंगी खबान अथवा शेरमुख कहते हैं। तिब्बत में इसे सिंगी खबान अथवा शेरमुख के नाम से भी जाना जाता है। आगे सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों का जैसे पहले ही बताया गया, सहायक नदियां जब एक बड़ी नदी में कुछ छोटी नदियां मिलती हैं आकर या अलग होती हैं तो उन्हें उसकी सहायक नदियां कहा जाएगा। जैसे है श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, रावी, चेनाब, व्यास, ये सारी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अब हम आगे देखते हैं गंगा नदी तंत्र की विशेषताएं। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। अब देखो, जो गंगा नदी है यह उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद है, वहाँ से निकलती है और वहाँ से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह भागीरथी के नाम से भी जानी जाती है। यानी गंगा नदी को हम लोग भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। यह मध्य एवं लघु हिमालय श्रेणियों को काट कर तंगमा खड्डों से होकर गुजरती है। यानी यह लघु हिमालय, मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काट कर तंग महाखड्डों से निकलती है। तंग महाखड्डों का अर्थ है यानी बड़े बड़े खड्डों में से होकर गुजरती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग जहाँ पर यह भागीरथी नदी अर्थात गंगा नदी अलकनंदा से जाकर मिलती है और इसके बाद इसे गंगा कहलाती है। और उसके बाद इसका नाम, जब यह भागीरथी नदी अर्थात गंगा नदी अलकनंदा से मिलती है तब उसके बाद इसका नाम बदलकर हो जाता है गंगा नदी। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। जो यह गंगा नदी हरिद्वार में जब पहुंचती है तो मैदान में प्रवेश करती है। इसकी लंबाई 2,525 किलोमीटर है। हरिद्वार में ये मैदान में प्रवेश करती है और इसकी कुल लंबाई है 2,525 किलोमीटर। देखें आगे, यह भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी है। यानी भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है गंगा नदी। और इस गंगा नदी की सहायक नदियां हैं सोन, गोमती, घाघरा, गंडक आदि और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये प्रमुख कुछ ये सहायक नदियां हैं। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की विशेषताएं। विश्व में सबसे बड़े जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी विशेषताएं। विश्व में सबसे बड़ी नदियों में से एक है। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये भारत के अलावा दूसरे देशों में भी पाई जाती है। इसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग सांगपो के नाम से भी जानते हैं और जिसका अर्थ है शोधक। यानी ब्रह्मपुत्र नदी का एक नाम सांगपो भी है और सांगपो का अर्थ होता है शोधक। हिमालय के गिरिपद में यह शिशांग या दिशांग के नाम से भी जानी जाती है। यानी हिमालय के गिरिपद में हम इसे शिशांग या दिशांग के नाम से भी जानते हैं। आगे, असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र नदी में असंख्य नदियां आकर मिलती हैं। यानी असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की जब ये यात्रा करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं। यानी असम घाटी में इस ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत सारी नदियां जाकर मिलती हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसमें तिस्ता नदी मिलती है। जैसे ही यह ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी में तिस्ता नदी मिलती है। इसके बाद यह जमुना कहलाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसमें तिस्ता नदी मिलती है और इसके बाद यह जमुना कहलाती है। यानी बांग्लादेश में जैसे ही यह प्रवेश करती है तो इसमें तिस्ता नदी मिल जाती है और उसके बाद इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र ही नदी को। अंत में
यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। और अंत में यह नदी ब्रह्मपुत्र जो नदी है पद्मा नदी के साथ मिलती है और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। और इसकी सहायक नदियां हैं पद्मा, तिस्ता, दिबांग, शिकांग आदि। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की विशेषताएं। प्रायद्वीपीय नदियां अधिक लंबी नहीं होती। जो प्रायद्वीप की जो नदियां हैं ये अधिक लंबी नहीं होती हैं। इन नदियों की संख्या भी कम होती है। ये अधिक लंबी भी नहीं होती और उनकी संख्या भी कम होती हैं तथा इन नदियों का अपवाह क्षेत्र भी छोटा होता है। इन नदियों का जो अपवाह क्षेत्र होता है वो भी छोटा होता है। ये नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती हैं। ये नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती हैं तथा ये मानसूनी नदियाँ हैं। ये नदियाँ उथली घाटियों में पहुँचती हैं। ये नदियाँ उछली घाटियों में पहुँचती हैं। इन नदियों का मार्ग सीधा होता है। इन नदियों का मार्ग सीधा होता है। और देखिए ये नदियाँ अधिक अपरदन नहीं कर सकती हैं। यानी जो मिट्टी का कटाव होता है अपरदन, ये नदियाँ अधिक नहीं कर पाती। इनका मार्ग सीधा होता है। ये नदियाँ उथली घाटियों में पहुँचती हैं। ये नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती हैं और मानसूनी नदियाँ हैं। इनका अपवाह क्षेत्र बहुत छोटा होता है। इन नदियों की संख्या कम होती है और ये नदियाँ बहुत अधिक लंबी नहीं होती हैं। ये है प्रायद्वीपीय नदियों की कुछ विशेषताएं। अब हम पढ़ते हैं हिमालय की नदियों के बारे में। जो हिमालय की नदियाँ हैं, अब देखिए हिमालय की नदियाँ अधिक लंबी होती हैं। प्रायद्वीप की नदियाँ अधिक लंबी नहीं होती थी, लेकिन हिमालय की नदियाँ अधिक लंबी होती हैं और हिमालय की नदियों की जो संख्या है वो भी अधिक होती है। इन नदियों का अपवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है। उनका अपवाह क्षेत्र छोटा होता था, इनका अपवाह क्षेत्र बड़ा है। उनकी संख्या कम होती थी तो इनकी संख्या अधिक है और वो लंबाई में छोटी होती तो ये लंबाई में अधिक है। हिमालय की नदियाँ गहरे गॉर्च बनाती हैं। गहरे गॉर्च मतलब बड़े बड़े आकार के खड्ड बनाती हैं। आगे देखिए हिमालय की नदियाँ गहरे विसर्प बनाती हैं। जो हिमालय की नदियाँ हैं गहरे विसर्प बनाती हैं तथा मार्ग भी बदल लेती हैं। गहरे विसर्प बनाती हैं यानी सांप के आकार में आकार बना लेती हैं तथा मार्ग भी बदल लेती हैं और कई बार ये अपना मार्ग भी बदल लेती हैं गहरे विसर्पों की वजह से। जहाँ ने रास्ता मिलता है फिर उसी रास्ते पर आगे बढ़ जाती है। देखिए एक बार फिर हिमालय की नदियों के बारे में। ये अधिक लंबी होती हैं, संख्या में अधिक होती हैं, इनका अपवाह क्षेत्र बड़ा होता है, ये गहरे गॉर्च बनाती हैं और फिर ये गहरे विसर्प बनाती है तथा अपना मार्ग भी बदल लेती है। अब आगे हम पढ़ते हैं भारत की पूर्व तथा पश्चिम की ओर बढ़ने वाली नदियों में अंतर। कुछ नदियाँ जो पूर्व की ओर बहती हैं, कुछ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, उनमें क्या अंतर पाए जाते हैं। पहले हम देखते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। जो नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जो नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे महानदी है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा, कावेरी। अब हम देखते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। ये नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती थी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। उदाहरण जैसे नर्मदा और ताप्ती। उदाहरण के लिए नर्मदा और ताप्ती हैं। ये नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती। अब देखते हैं आगे नदी जल उपयोग की समस्याएं। जो नदी का जल हम उपयोग करते हैं उसकी क्या समस्याएं हैं। पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध। नदी जल उपयोग की समस्याएं। पहला है पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध ना होना, यानी जितने जल की हमें आवश्यकता होती है उतना जल हमें नहीं मिल पाता। नदी जल प्रदूषण।
नदी का जल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित रहता है। मानवीय क्रियाकलाप बहुत सारे हैं जिसकी वजह से हमारी जो नदियाँ हैं उनका जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है, जिनका उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं नदी में गाद। जो नदी है, नदी में गाद पाया जाता है। गाद मतलब बहुत सारा कूड़ा करकट या नदियाँ जो बहा कर ले जाती हैं अपने साथ, वो सारे पदार्थ। ऋतुवन जल का असमान प्रवाह, यानी कभी वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी वर्षा बहुत कम हो जाती है, इस ऋतुवन जल का जो असमान प्रवाह पाया जाता है। राज्यों के बीच नदी जल विवाद। बहुत सारे राज्य हैं जो आपस में, एक नदी जो दोनों राज्यों में जाती है, एक दूसरे के साथ नदी जल विवाद के ऊपर लड़ते रहते हैं। नदी वाहिकाओं का सिकुड़ना, यानी नदियों का क्षेत्र जो है, क्षेत्र वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब एक बार दोबारा देखिए, नदी जल उपयोग की समस्याएं कौन सी है? पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध ना होना, जितनी जल की आवश्यकता है उतना उपलब्ध ना होना। नदी जल प्रदूषण, नदी जल में गाद, यानी नदियों के साथ बहुत सारे पदार्थ मिलकर आते हैं जो हम, जिसकी वजह से हम नदियों का पानी उपयोग नहीं कर सकते। ऋतुवन जल का असमान प्रवाह, यानी ऋतुओं के अनुसार जल का असमान प्रवाह, कभी वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी वर्षा बहुत कम होती है। राज्यों के बीच नदी जल विवाद, बहुत सारे राज्य आपस में नदियों के जल को लेकर लड़ते रहते हैं। नदी वाहिकाओं का सिकुड़ना, जो नदियां हैं वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ती जा रही हैं। अब देखते हैं आगे, नदी प्रदूषण के कारण, नदी जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? देखिए, नदी जल प्रदूषण के कारण सबसे पहला, औद्योगिक कूड़ा करकट नदियों में जाना। जो उद्योगों का कूड़ा करकट है, वो बहुत सारे कारखाने या फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जिनका कूड़ा करकट नदियों में चला जाता है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। और औद्योगिक कारखानों से केमिकल्स भी निकलते हैं, वो भी हमारी नदियों में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से नदियों का जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है। शमशान घाटों का नदियों के किनारे होना। बहुत सारे शमशान घाट नदियों के किनारे हैं और बहुत सारे व्यक्ति शवों को नदियों में बहा देते हैं, और शमशान घाट नदियों के किनारे होने से उनको जलाने के बाद उनकी अस्थियों को नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे हमारे नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। धार्मिक त्योहारों पर फूलों तथा मूर्तियों को नदियों में डालना। तो हमारा देश एक धार्मिक देश भी माना जाता है, तो हमारे देश में बहुत सारे धार्मिक त्यौहार भी मनाए जाते हैं। तो धार्मिक त्योहारों पर फूलों तथा मूर्तियों को नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे नदियाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही हैं। यानी हमारे देश में बहुत सारे धार्मिक त्यौहार ऐसे हैं जिसमें मान्यता होती है कि मतलब उन धर्मों के अनुसार हम लोग नदियों में ही मतलब बहाया जाता है, तो उसके द्वारा नदियों का जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। आगे अंतिम पॉइंट है, बड़े पैमाने पर नदियों में स्नान व कपड़े धोना। तो बहुत सारे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नदियों में स्नान किया जाता है तथा कपड़े धोए जाते हैं, जिसके द्वारा नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। एक बार फिर देखिए, औद्योगिक कूड़ा करकट नदियों में डाला जाता है, उद्योगों के द्वारा जो उनके केमिकल्स या कूड़ा करकट है वो नदियों में डाल दिया जाता है। शमशान घाटों का नदियों के किनारों के पास होना, बहुत सारे शमशान घाट ऐसे हैं जो नदियों के किनारे पर हैं। धार्मिक त्योहारों पर फूलों तथा मूर्तियों का नदियों में डालना, बड़े पैमाने पर नदियों में स्नान व कपड़े धोना। इसी के साथ ही हमारा अध्याय समाप्त होता है।